जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के अरिहंत जेटेड प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम ये जानेंगे कि समावेशन किसे कहते हैं। समावेशन का अर्थ है कि हर बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान हो और उसे कक्षा में अपनापन महसूस हो। ठीक है, जिसके आधार पर इसका जो आंसर होगा वो होगा कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, रूढ़ियों को बढ़ावा देना या अलगाव करना समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। आजकल इस बात पर जोर अधिक दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न उत्तर प्रणाली के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली समझ आधारित शिक्षा व्यवस्था पर बल देती है, न कि रटंत व्यवस्था पर। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत रटंत आधारित प्रश्न एवं विश्लेषण, मूल्यांकन आधारित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः निबंधात्मक प्रश्न कुछ हद तक रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। 3 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा मध्य बाल अवस्था में होगा। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तीसरा, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। चौथा, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एशियन वस्तुओं को पकड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। चौथा नंबर है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, द्वितीयक संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। ठीक है, याद रखिएगा, मीडिया जहां समाज की प्राथमिक संस्था के रूप में लोगों को प्रभावित करती है, वहीं फिल्म एवं विज्ञापन के व्यवहार भी जेंडर के उपयुक्त तरीकों के बारे में संकेत करती है। आगे देखते हैं। ये रहा 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल क्या है सो देखिए। 5वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। या फिर विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
समावेशन में भेदभाव रहित सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है, इसलिए यह समावेशन में बाधक का काम करता है। ठीक है, चलिए सवाल 6 नंबर ये पूछ रहा है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक संरचनावादी में यह इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की जो है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे विचारक हैं। उनका कहना है कि ज्ञान केवल सूचना का हस्तांतरण नहीं है बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया से उपजा अनुभव है। इस विचारधारा में शिक्षक को एक सुविधादाता माना जाता है जो बच्चों को स्वयं खोजने के अवसर देता है, इसलिए शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। यह कथन सही नहीं है। वहीं अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है, ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। ऑप्शन 1 जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, यही वो अपना नए ज्ञान का वो निर्माण या आधार बनाते हैं। किसी नए ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उस विषय की समझ हो जिन्हें आसानी से समझा जा सके, प्रासंगिक तथा स्पष्ट हो और ज्ञात एवं पूर्व निश्चित हो, है ना। वहीं पे आप देख सकते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन है अलग अलग शिक्षार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना और प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुकरण क्या है, सवाल आ सकता है कि अनुकरण क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो अनुकरण एक उच्च व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण करता है और उसको अपना लेता है। ठीक है ना। अतः अनुकरण को रोचक एवं उपयोगी बनाने के लिए शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को अपनाना चाहिए। अगला है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 कि सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। ये जो है ये कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर सवाल कि अनीता जो कि 4ठी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं और विषय में बोरियत महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पाठ की विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, है ना। 12 नंबर सवाल है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए।
तो देखिए, किसी समस्या को हल करने के लिए और विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे संकेत देना चाहिए जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। ठीक है। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक बनाना, बालकों में मूल्यों की स्थापना करना, बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना, बालकों में सहयोग की भावना का संचार करना आदि आता है। आगे देखिए कि आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। किसमें? तो देखिए, बहुआयामी जो छात्र होते हैं वो कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं, इसलिए उसको बहुआयामी कहा जाता है। ठीक है। 15 नंबर सवाल है कि एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही हैं। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? बताइए, जल्दी बताइए। थोड़ा सा गला खराब हो गया आज, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा विशेषता हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, है ना। एक विद्यार्थी जो कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही हैं, तो यह लक्ष्य महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य का उदाहरण है। किसी विषय के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित संपर्क करना आवश्यक है। इससे अधिगम के प्रति भी सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, याद रखिएगा, यह नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है और यह बाहरी सत्ता पर आधारित होता है। 17 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, वाचन वैकल्य। ठीक है, वाचन वैकल्य विशेष रूप से भाषा से संबंधित चित्रात्मक प्रतीकों की मान्यता और प्रसंस्करण को रोकता है। 18 नंबर सवाल देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? ठीक है, यहाँ कूट भी दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती हैं। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती हैं। उसके बाद तीसरा कि विद्यार्थी नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देता है। चलिए 19 नंबर है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। ठीक है, ये इसका सही युग्म है, याद रखिएगा। यह एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमिलेक्सिया या डिसकैलकुलिया भी कहा जाता है। यह कई प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना, जैसे ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल, प्रेक्टोग्नास्टिक एवं ऑडियोग्नास्टिक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा? तो सर्वोत्तम साधन होगा बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना।
यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालकों की भाषा का उत्तम विकास होता है तो वे अपने विषय से संबंधित ज्ञान को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। 21 नंबर है कि त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। त्रुटियां शिक्षक को एक अंतर्दृष्टि देती है कि बच्चे ने क्या नहीं समझा, और इस प्रकार शिक्षक से प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के माध्यम से इन त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। 22 नंबर सवाल है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन 3, भाषा द्वारा। 23 नंबर है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, भाषाई। ठीक है, भाषाई बुद्धि के बल पर ही एक शिक्षक विभिन्न बौद्धिक स्तर वाले बालकों को अपनी संप्रेषण क्षमता से परिचित कराता है। 24 नंबर है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है। तो बच्चों के संदर्भ में विकास के जो अंतर्गत आता है वो आता है आपका ऑप्शन 3, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। 25 नंबर है कि निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, घन रचना परीक्षण। घन रचना परीक्षण ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके अनुसार ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सैमुअल सी कोश ने किया, जिसका संबंध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण से है। यह परीक्षण उन्होंने 16 रंग के घन से किया, जो कि परीक्षण की बहुत सारी श्रृंखलाओं को दर्शाता है। यह परीक्षण बहुत आसानी से किसी व्यक्ति की भाषा या सुनने की विकलांगता को दर्शाता है। 26 नंबर है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने इस पर पहले भी चर्चा किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। अगला है बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी जो है, ठीक है, वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद 28 नंबर सवाल कि अभिकथन दिया हुआ है, कारण तर्क दिया हुआ है। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो देखिए इसका राइट होगा जो आंसर वो ए और आर दोनों गलत है। बच्चे अपने समाज के बारे में केवल अभिभावक से नहीं सीखते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में आसपास के लोगों को देखकर सीखते हैं। वहाँ वातावरण में जो प्रभाव चल रहा है उससे प्रभावित होकर सीखते हैं। और बच्चों का जो समाजीकरण है वो सरल एवं रैखिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं विकास की अवस्था में बहुत सी चीजों से प्रभावित होते हैं। चलिए 29 नंबर है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो है, ठीक है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करता है। अब इसका मतलब क्या होता है। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का तात्पर्य किसी व्यक्ति की विचारों को संसाधित करने की क्षमता से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके लिए है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।